नमस्कार, एग्जाम है पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आकलन परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। आप सभी आकलन परीक्षा की तैयारी के लिए अवश्य जुड़ जाएंगे। अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आप सभी जुड़ जाएंगे। तो आज हम यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट पर आधारित यह प्रश्न होगा और आपको यहाँ पर जैक मॉडल आधारित पर सारे एनसीईआरटी या ओब्लिक जैक का किताब जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर सारा नोट्स और पीडीएफ बना बनाया हुआ मिल रहा है। आप सभी यहाँ से अभी के अभी परचेज करके जरूर पढ़ लेंगे। सारे सब्जेक्ट का नोट्स आपको सब्जेक्ट वाइज जो है 30 रुपये में परचेज कर सकते हैं यहाँ से, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नोट्स चाहिए, क्योंकि जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न ही आपको पूछे जाएंगे। तो आप पाठ्यक्रम जो आपकी टेक्स्ट बुक चलती है उस पर आधारित सारे नोट्स हाथ से लिखा हुआ बन गया है। आप यहाँ से जरूर परचेज कर लेंगे तो 30 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सारे महत्वपूर्ण वैसे ही प्रश्नों को केवल आप देख सकते हैं जो आपके आकलन एग्जाम में आने वाले हैं और 351 रुपये में पूरी क्लासेज कर सकते हैं। रमेश एक पंक्ति में ऊपर से 12वें स्थान पर तथा रमेश से नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब देखिए कुल पूछ दिया 27, 26, 25 या 24। अरे कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना, फटाफट बनाइए। टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1। और लेफ्ट है कितना 12 और राइट है कितना 15। तो लेफ्ट 12 और 15 में 27 हो गया। और ओकरा में से एक घटा दीजिएगा तो 26 आया। और 26 किस में है? बी में है। एकदम फटाफट मारिएगा। प्रैक्टिस सेट में आप लोग जितना स्पीड कीजिएगा उतने आपका आकलन में नंबर आने वाला है। तो आइए देखिए, शिला एक पंक्ति में आगे से 20वां, तो कर उल्टा क्या होता है? और पीछे से 15वां पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक ही व्यक्ति है जिसका स्थान आगे से और पीछे से या ऊपर से या नीचे से दिया हुआ है। तो टोटल बराबर क्या होता है? आपको बताए थे टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट और -1। तो लेफ्ट हो गया 20, राइट हो गया 15, 20 और 15 35 में से एक घटाइए तो 34। और 34 कौन में है? डी में। ये राइट आंसर हो गया। अरे भैया फटाफट बताइएगा सभी शिक्षकगण, एकदम स्पीड हो जाइएगा, एकदम स्पीड। अब देखिए 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है। उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 150 है, 160, 140 है। देखिए यहाँ पर बुद्धि लब्धि से सारे नोट्स दे दिए हैं जो अभी तक नहीं परचेज किए हैं। धोखा खा जाइएगा, इसलिए जल्दी जल्दी परचेज करके और सब तैयारी कर लीजिए। देखिए कह रहा है 5 वर्ष का मोहन है। मोहन 5 वर्ष का, यानी वास्तविक आयु मोहन के क्या चीज है? 5 वर्ष है, ठीक है। और यहाँ पर उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष, लेकिन 8 वर्ष के जैसा उसका मानसिक आयु काम कर रहा है। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? आपको सूत्र बताया था। देखिए अब बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। एकदम याद रखिएगा, ठीक है। तो मानसिक आयु कितना है बच्चा के? बताइए। है बच्चा 5 साल के, लेकिन उसका मानसिक आयु काम कर रहा है 8 साल के। तो मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु में मोहन 5 साल के है और इंटू में हो गया 100 और 5 विषय के हो गया 100 और 8 विषय के हो गया 160। अरे भैया 160 है इसका बुद्धि लब्धि। ऐसा एक व्यक्ति होता है, 100 में एक व्यक्ति होता है। 0.5% ऐसा बच्चा मिलता है जहाँ होता है, ठीक है। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक है वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र या सामान्य बुद्धि, ठीक है। तो ये जो होगा देखिए, अगर 110 से तक रहता तो सामान्य बुद्धि होता है। 110 से अधिक चल गया तो ये तीव्र बुद्धि में जाएगा। किस में जाएगा? तीव्र बुद्धि में चला जाएगा। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा है? एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली, प्रखर, तीव्र या सामान्य, ठीक है। तो एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह किस प्रकार का बच्चा होगा? प्रतिभाशाली होगा, प्रखर बुद्धि का होगा या तीव्र बुद्धि का होगा, ठीक है। तो देखिए एक बच्चा जो जिसकी बुद्धि लब्धि 100 है वह बच्चा जो है यहाँ पर सामान्य बुद्धि का होगा। किस बुद्धि का होगा? सामान्य बुद्धि का होगा। अब बुद्धि लब्धि के सब दे दिए, एकदम नोट्स खरीदिए ना, पढ़िए ना, देखिए ना कितना अच्छा नंबर आता है। तो आप लोग नहीं खरीद रहे हैं लेकिन बहुत लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आप लोग भी जुड़ जाइए। जिसको नया वीडियो मिला है वो तो एकदम यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न हम दे रहे हैं, जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इतने कम राशि में इतना अच्छा नोट्स मिलना बहुत मुश्किल है। और आपको हम तैयारी भी करवा रहे हैं, बात करो की सुविधा दिए हैं। एक बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि 90 है वह किस प्रकार का बच्चा है? प्रतिभाशाली है, प्रखर है, मंद बुद्धि है या सामान्य बुद्धि है? तो देखिए 90 से अधिक जो होता है वो मंद बुद्धि का हो जाता है, ठीक है। अगला है देखिए, जिस स्थान पर अस्थियां मतलब हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? अस्थि, संकीर्ण, संधि या कोई नहीं। तो जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है उससे हम लोग यहाँ पर क्या कह लेते हैं? तो उससे कहते हैं संधि, उसको कहते हैं ज्वाइंट, ठीक है।
अगला देखिएगा, एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी हड्डियां होती है? 205, 206, 207 या 208? मारिए फटाक से, कौन में होगा? तो 206, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? बताइए जल्दी। स्टेप, फीमर, उंगली या कोई नहीं? तो फीमर, इसको जांघ की हड्डी, ठीक है ना। में से अवांछित या अनुपयोगी पदार्थों को हाथ से चुन करके अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग विधि, हस्तचयन विधि, अवसादन विधि या चालन विधि, ठीक है। तो किसी भी मिश्रण में से हाथ से चुनना, देखिए हाथ से चुनना, हाथ माने हस्त हो गया, हस्तचयन विधि कहलाएगा, हाथ से चुनने वाला हस्तचयन, तो हस्तचयन विधि में चला जाएगा, ठीक है। अगला, चावल के दानों में से डंडल कंकड़ को अलग किस प्रक्रिया के द्वारा अलग कर? देखिए चावल के दानों में अगर बहुत कम मात्रा में चावल, डंठल ये सब है, तो उसको देखते होंगे जब महिलाएं खाना बनाती है तो उसको हम लोग फटकते हैं, तो वो फटकते हैं तो उसमें से कुछ कुछ छोटा छोटा होता है, हाथ से चुनियो लेते हैं, तो हाथ से चुन लेते हैं, एकरा लोकरा क्या कहेंगे? हस्तचयन विधि कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हस्तचयन विधि, इसको हम लोग कह लेंगे, ठीक है, हस्तचयन विधि होता है। अब देखिएगा यहाँ पर डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए बार बार प्रश्न आता है, इसलिए हम भी आप लोगों को लेकर आते हैं। तो बोले थे एक बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, तो बताइए पढ़ने में ना कठिनाई हो रहा है, तो लक्ष्य से लक्सिया याद रखिएगा, लक्ष्य से लेक्सिया, तो लेक्सिया मैंने पढ़ने में ना गलती कर रहा था, तो ये पठन विकार में जाएगा, लक्ष्य से लक्सिया रखिएगा और ये पठन विकार में चला जाएगा, एकदम पठन विकार याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एलेक्सिया किससे संबंधित है? एलेक्सिया मानसिक विकार, गणितीय भाषा विकार या पठन विकार? तो आपको हम बताएं, लेक्सिया से जुड़ल कोई भी चीज़ है सीधे पठन विकार में मार दीजिएगा, ठीक है। राम सा को वाज पढ़ रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है, तो वो किस रोग से ग्रसित है? देखिए पढ़ना ही में गलती कर रहा है, सा को वाज पढ़ पा रहा है, यानी से पढ़ दे रहा है, तो पढ़ने में गलती किया, मैंने पठन विकार, और पठन विकार मैंने लक्ष्य साबुन से जुड़ल है, तो लेक्सिया होगा, तो डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा? डिसलेक्सिया ना, क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। अगला है, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल में घुलनशील, गैस में घुलनशील, वसा में घुलनशील या कोई नहीं? तो जो पदार्थ पानी में घुलेगा मतलब जल में घुलेगा तो ओकरा हम कहेंगे जल में घुलनशील। क्या कहेंगे? जल में घुलनशील। जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उसको क्या कहते हैं? जल में घुलनशील, जल में अघुलनशील, वसा में घुलनशील या कोई नहीं? तो जो पदार्थ जल में नहीं घुलता है उसको हम लोग कहते हैं जल में अघुलनशील। क्या कहते हैं? जल में अघुलनशील। नमक किस में घुल जाता है आपको बताना है। नमक किस में घुल जाता है? तेल में, वसा में, जल में या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए नमक जो है वो किस में घुल जाता है? तो नमक आपको जल में एकदम घुल जाता है, इसलिए जल में घुलनशील है। अगला है, मिट्टी का तेल किस में घुलनशील है? आप लोग कहते होंगे बड़ा फर्जरी करता है पेट्रोल टंकिया वाला ना, क्या करता है भाई? तो मिट्टी के तेल मिला देता है पेट्रोल में। सुने हैं कि ना सुने हैं? बहुत बार सुने हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मिट्टी के तेल ओकरा में घुलनशील है तबे तो मिलाता है, और नहीं घुलता तो थोड़े मिलाता, उसमें सरसों का तेल ना मिलाता। तो देखिए मिट्टी का तेल जल में घुलनशील है ना। मिट्टी का तेल जो है किस में घुलनशील है? पेट्रोल में। किस में घुलनशील है? पेट्रोल में। तब पेट्रोल में सब मिट्टी के तेल मिला के अब बेच दे रहा है, बेच रहा है ना। अगला, जल में घुलने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? जल में घुलने वाली सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या कोई नहीं? तो देखिए मछली जो अपना श्वास लेती है वो फेफड़ा से, गिल्स से जो लेती है, तो वो क्या होता है? तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है। तब जलीय जीव जंतु जो होते हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन रहती है तभी तो वो श्वास ले पाते हैं ना। तो जल में घुलनशील सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई गैस है तो आपका ऑक्सीजन है। वो आपका कौन सा चीज है? ऑक्सीजन है। जल में तैरने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्लावक, पलायन, घुलनशील या दाह्य पदार्थ? देखिए जल में तैरने वाले पदार्थ को हम लोग उत्प्लावक कहते हैं, और इसमें जो बल कार्य करता है उसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे जब बाल्टी है ना, बाल्टी, तो बाल्टी के कुआं में डुबाइएगा तो वो बाल्टी भर जाएगा, और बाल्टी जब भर जाता है तो जिस समय पानी में रहेगा तो बाल्टी कैसा लगता है? तो एकदम हल्का लगता है। लेकिन जब उसको ऊपर लाते हैं तो कैसा लगे लगता है? पूरा भारी लगे लगता है ना। तो इस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो ये उत्प्लावन बल ही कार्य कर रहा होता है उस बाल्टी पर। अगला देखिएगा, चमकदार पदार्थ का उदाहरण है कागज, लकड़ी, तांबा या कपड़ा। इसमें कौन चमकदार पदार्थ है आपको बताना है। तो चलिए सभी को बता दीजिएगा फट से। तो तांबा है। चलिए आप लोग का भी आंसर सही है। पानी में तैरने वाली वस्तु है पत्थर, सूखा पत्ता, सिक्का या लोहा? कौन सा है जो इससे पानी में तैरेगा जी बताइए? पत्थर पानी में तैरेगा, ये जाके कट्ट मानी नीचे बैठेगा। सूखल पत्ता पानी में नीचे जाएगा का? ना, ये ऊपरे तैरत रहेगा, ऊपर ही रहेगा। सिक्का पानी के नीचे, लोहा पानी के तली में बैठ जाएगा। यानी सूखा पत्ता जो है इसका राइट आंसर है, जो पानी में तैरता रहेगा।
अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है, इसमें कौन अचुंबकीय पदार्थ है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट या प्लास्टिक। तो देखिए प्लास्टिक ऐसा है जो अचुंबकीय पदार्थ, अगर चुंबक अगर सामने रखिएगा तो इस प्लास्टिक को इससे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। यानी लोहा, निकेल और कोबाल्ट कौन है? तो ये चुंबकीय पदार्थ है और प्लास्टिक अचुंबकीय है। ठीक है, अगला देखिएगा, जो करेगा सो भरेगा, यह किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या सर्वनाम। देखिए जो करेगा सो भरेगा, मतलब इसमें क्या हो रहा है? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, मतलब संबंध दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? संबंध दर्शा रहा है, तो इसको संबंधवाचक सर्वनाम में डालिएगा। ठीक है, जो पढ़ेगा वो पास करेगा, यह किस प्रकार का सर्वनाम है? जो पढ़ेगा वह पास करेगा, तो ये एक दूसरे में संबंध है कि पढ़ब तो पास करब और नहीं पढ़ब तो नहीं पास करब, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, किसी संख्या के 3 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रैक्टिस सेट में जुड़े हैं, अगर इसका डीपली क्लास चाहिए तो नोट्स खरीदिए और हमारे क्लास के जो साथ जुड़िए, एकदम डीपली 1 घंटा का वीडियो सब बनाया हुआ है, 1 घंटा के सब खरीदिए। ठीक है, और नोट्सों मिल जाएगा सब एक लाइन से। तो जो ना जुड़े हैं जल्दी जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, यहाँ आज हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी स्पीड में बना करके आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, किसी संख्या के 3 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या कौन होता है? x होता है, उसका 3 गुना मतलब 3 गुना में 8 जोड़िए, तो 8 जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ? 32। तो उस संख्या में बताइए ना, तो सीधे एक ले जाइए ना इधर, तो कितना हो गया? 3x, इधर प्लस के इधर लेगा तो माइनस, अब 32 में से 8 घटाएं तो हो गया 24। अब यही काटिए, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, जब गुना में एने दोनों तरफ हो तो ऊपर ही काटिए। ऐसा ना कीजिए कि x बराबर 24, इतना लंबा बनाइएगा ना तो सब क्वेश्चन में छूट जाएगा, इसलिए छोड़ना नहीं ना है। तो जल्दी जल्दी अब प्रैक्टिस में जुड़िएगा। तो 3 अट्ठे 24, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो रहा है। ठीक है, 8 हो रहा है। चलिए अगला देखिएगा, किसी संख्या के 2/3 में से 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, वो संख्या बताइए। बताइए जल्दी बताइएगा, किसी संख्या के 2/3, तो x गुने 2/3 में 5/2 घटाने माइनस कर दीजिएगा, -5/2 बराबर क्या होता है? 3/2। क्या करेंगे बताइए ना, तो 2x/3 हो गया। अब बराबर में इसको यहाँ तो माइनस था तो इन्हें क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी 3/2 अब प्लस से हो गया 5/2। तो कितना हो जाएगा? 2 के एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए? 2 होगा ना, और 3 और 5 कितना हो जाएगा? 3 और 5 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि ना हो जाएगा? 3 और 5 8, 8/2 यानी 4 बच गया, तो कितना बचा? तो 2x/3 बराबर कितना आ गया बताइए? 2x/3 बराबर 4 ना आ रहा है, तो 3 अब ऊपर ऊपर कट गया, ऊपर ऊपर 2 से, तो 2 दूनी 4 और नीचे से n गया, तो x बराबर क्या हो गया? 6, यानी 6 एक आंसर होगा। ठीक है, आप लोग जल्दी में बनाए होंगे तो देख लीजिएगा क्या आंसर आ रहा है। अब देखिए 3 2 6 5 8 7, 3 2 5 8, 3 6 5 8, इस तरह का एक सीरीज बनाया हुआ है। ऐसे कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 8 है? आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या करना है आपसे, क्या बोला जा रहा है, इसको पहले सीरीज बनाइए। श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है? तो ऐसे कितने 5 है? ठीक है, जिनके ठीक पहले मने एन ए और बाद मने एन ए। ठीक है, तो जिनके ठीक पहले 5 6, तो जिनके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 8, तो ठीक बाद में 8 है। ऐसा कितना सीरीज है? यानी 658 कितना जगह लिखा हुआ है आपको चुनना है। ठीक है, तो 658 शुरू से देखना चालू कीजिए। 3 2 6 5 8, 658 एगो, फिर देखिएगा 3 2 5 8, 658 लेना है। कितना लेना है? 658। देखिए इसमें भी 658 है। अब कहीं है 658 तो नहीं नजर आ रहा है, तो 2 गो ऐसा सीरीज था इसमें जिसमें इस शर्त को पूरा कर रहा था, तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 10x + 25xy का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 10x + 25xy का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 5x + y, 5 2x + 5xy, 5x 2 + 5y, कोई नहीं। चलिए 10x को आप क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुने 5 गुने x लिख सकते हैं ना, और प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 5 गुने x गुने y। काम मिल रहा है दोनों में, तो देखिए दोनों में मिल रहा है, इहो में 5 और इहो में 5, तो 5 अलगे ले लीजिए। अब दोनों में क्या मिला? देखिए एकरो में x और एकरो में x, तो x ले लीजिए। जो मिला ओकरा घर के बाहर और जो न मिला ओकरा घर के अंदर रहना पड़ता है, जो मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? तो 2 बच गया। कितना बच गया? 2, और इधर क्या बच गया? x निकल ही गया, तो 5y बच गया, यानी 5x 2 + 5y होगा। और ये आंसर किस में है? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जल्दी जल्दी बनाइएगा। ठीक है, AB + A² B + AB² के गुणनखंड बताइए ना, क्या होगा?
तो देखिए यहाँ पर कोई सूत्र पर ये काम नहीं कर रहा है, ये कॉमन सिस्टम पर काम कर रहा है। तो कॉमन सिस्टम में जो जो मिलता है उसको ले लीजिए। तो देखिए ए बी सभी में है, तुम ध्यान दीजिए ए बी सब में है, तो ए बी हम ले लिए। तो पहलका में क्या बच गया ए, इसमें ए कै गो है, 2 गो, और बी एगो, तो एक गो ना ए बचा, ए बी तो निकल ही गया है, एगो ए बचा। इसमें ए एगो है, इसमें बी 2 गो है, तब एगो ए बी तो निकल ही गया है, तो ए निकल गया तब बी बचा, यानी ए बी 1 + ए + बी होगा। ठीक है, तो 1 + ए + बी, ए बी 1 + ए + बी लेते हैं, तो ये राइट आंसर आपका होता है। आप इसमें चल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 36a² b² c² भागे 4abc का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, देखिए 36 है ना, a² b² c² और बट्टे कितना है 4abc, ए 2 गो है तो पावर में कटता है, तो एगो ए बचा, ए बी 2 गो है तो ए बी कट गया तो बी बचा, सी यहाँ 2 गो है तो एगो सी कट गया तो सी बचा, और 4 सी कटा 36 9 बार में, यानी 9 abc होगा। तो इस तरह से आप लोग फटाफट बनाइएगा। तो 9 abc किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो गया आपका। देखिए नीचे जो नोट्स परचेज करते हैं उनका बनाया हुआ है, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पर 9xy² z और भागा में 3xyz, 3 नीचे कर लीजिए, xy है, 3xy है, तो 3 तिहाई के 9, 3 हो गया। अब x एगो था तो x खत्म हो गया, अब yz है, ठीक है, तो नीचे y है, y 2 गो है, तो y एगो कटा तो एगो y बचा, तो yz क्या बचा आपके पास yz, और यहाँ पर 3 है तो 3yz, तो एक आंसर हो जाएगा 3yz, यही आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही भाग दे करके आप लोग जल्दी जल्दी बनाइएगा, सब आ जाएगा ना। श्रेणी का मूल्य 50 रुपए है तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये बिहार आकलन का क्वेश्चन है और यूपी आकलन का। ठीक है, तो 1 लीटर दूध का मूल्य 50 रुपए है तो 5 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। ये एक नियम पर सारे प्रश्न होते हैं। ठीक है, 240 रुपए, 250 रुपए, 230 रुपए, या कोई नहीं, क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 लीटर का क्या है। तो ये आप तो बना लिए होंगे, बहुत जल्द आप लोग बनाए होंगे। 1 लीटर का 50, तो 5 लीटर का 50 गुने 5, ठीक है, यानी कितना हो गया 250 रुपए, यही आपके होंगे आंसर। तो 250 किस में है, बी में है। चलिए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, यदि राहुल ने 2 दर्जन केला 80 रुपए में खरीदा तो 30 केला खरीदने के लिए उससे कितना देना पड़ेगा। तो आप देखिएगा इसी तरह का आपका 2013 में और 2016 में जो जेटेट आया था, एकदम आया था प्रश्न, लेकिन बहुत लोग नहीं बना पाए थे। तो जल्दी जल्दी बनाइएगा, समझ गए, तभी बन पाता है। यदि राहुल ने 2 दर्जन केला 80 रुपए में खरीदा तो 30 केला खरीदने के लिए उसे कितना रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 2 दर्जन केला का मतलब यहाँ पर केला का क्या दे रहा है, केला का संख्या दे रहा है 30 केला, और यहाँ पर क्या दे रहा है, दर्जन दे रहा है। तो दर्जन को आप किस में चेंज कर लीजिएगा, दर्जन को आप चेंज कर लीजिए सबसे पहले यहाँ पर संख्या में। ठीक है, तो 1 दर्जन में कितना केला, 12 केला, तो 2 दर्जन में कितना केला, 24 केला, यानी अब आपका हो गया कि 24 केला का मूल्य कितना है, 80 रुपए। 24 केला का मूल्य 80 रुपए हो गया। ठीक है, तो अब आप 1 केला का निकाल लेंगे, तो 1 केला का कितना हो जाएगा, तो 80/24 हो जाएगा ना। अब इसी तरह से आप क्या निकाल लेंगे, तो 30 केला का, तो 30 केला है तो 30 से गुना कर दीजिएगा, यहाँ पर जो कटे काट दीजिएगा, 8 तरीकी 24, और ये हो गया 8 दही 80। ठीक है, और यहाँ पर 3 से ये 10 बार में कट जाएगा ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 10 दही यहाँ पर 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100, यानी 100 रुपए में आप खरीद सकते हैं, यही हो गया। तो देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ, नोट्स बनाया हुआ, जो नोट्स पर 2 दर्जन यानी 24 केला का मूल्य 80 रुपया, 1 केला का मूल्य हो गया देखिए 80/24। अब 30 केला का मूल्य हो गया 80/24 गुने 30। तो आप यहाँ पर काटेंगे, अगर 8 से काटिएगा, यहाँ पर 10 से देखिए काट रहा है, तो इस तरह से आप काटिएगा, तो यहाँ पर आपको 10 और 10 बच रहा है, 100 हो जाएगा। ठीक है, आप काट के देख लीजिएगा ना, या नहीं तो इसको हम आपको दिखाते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। तो क्या हो गया, 80/24 और गुने क्या हो गया 30, यही हो गया ना। आप यदि 3 से काटिएगा, तो 3 से काटिएगा तो देखिए 3 8 24 और 3 दही हम कितना हो गया, 30 हो गया। अब 8 और 80 है और नीचे 8 है, तो ये 8 से कटेगा कितने बार में, 8 दही 80। अब आपके पास क्या बचा, इधर भी 10 और इधर भी 10, ये दोनों गुना में, तो 10 दही कितना हो गया, 100, यानी 100 रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 10 आदमी किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं तो 25 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए यह प्रश्न बहुत बार आता है, और एसएससी के एग्जाम में तो आप कहिए ही नहीं, बार बार, और ये आपका सभी आकलन में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आदमीन और दिन पर जो आधारित प्रश्न रहते हैं ना, आदमीन और दिन पर, ये दिमाग में रखिएगा, आदमीन और दिन। तो आदमीन के लिए एम का प्रयोग करते हैं मैन, और दिन के लिए डे यानी डी का प्रयोग करते हैं। तो आदमीन और दिन पर जो आधारित प्रश्न रहेगा, तो उसका एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, उस पर आप याद रख लीजिएगा। क्या होता है, M1D1 इक्वल टू होता है M2D2, यानी पहले आदमी द्वारा किया गया काम
और दूसरे आदमी द्वारा किया गया काम ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसी सूत्र पर आप काम कीजिएगा, आपको सारा आदमी और दिन पर आधारित प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है, 10 आदमी किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक पूर्ण विराम हो गया ना, तो यहाँ से समीकरण 1 बनेगा, यहाँ से एक समीकरण बनेगा और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 25 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनेगा, तो दूसरा इक्वेशन में कुछ ना कुछ चीज छूटा रहेगा। अगर आदमी दिया हुआ रहेगा तो दिन छूटा हुआ रहेगा, दिन दिया हुआ रहेगा तो आदमी पूछेगा। यही प्रश्न होता है इस पर आधारित, समझे। तो देखिए 10 आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहा है। अब देखिए 10 आदमी किसी कार्य को 50 दिन में कर सकता है, तो ये पहला इक्वेशन मानना है। शुरू बार जहाँ पूर्ण विराम होता है पहला इक्वेशन, तो 10 आदमी, तो मानिएगा M1 पहला इक्वेशन के लिए M1, तो M1 कितना है 10 और कितने दिन में कर सकता है 50 दिन में। ठीक है, कितने दिन 50 दिन में, तो D1 कितना हो गया 50, D1 कितना हो गया 50 हो गया ना। अब देखिए तो 25 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो M25 आदमी का संख्या दिया हुआ है ना, यानी दूसरा समीकरण में चले तो दूसरा के लिए 2 लिखेंगे हम, M2 25, तो कितने दिन में कर सकते हैं, यानी D2 आपसे पूछा जा रहा है कि D2 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चलेंगे अब सूत्र से हम लोग, देखिए क्या करेंगे, सूत्र से चलेंगे। तो सूत्र क्या कहता है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, यही कहता है ना। अब देखिएगा M1 D1 इक्वल टू M2 D2 होता है, तो M1 ये देखिए M1 है शुरू वाला, तो 10 गुने, अब यहाँ पर D1 है 50 बराबर, अब M2 दिया हुआ है 25 ना, क्या दिया हुआ है 25 और इंटू D2 रह जाएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा, जब दोनों तरफ आपस में गुना में हो तो हम ऊपर ऊपर काट सकते हैं, इसको बट्टा में ले जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर काट देंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर इसको काटेंगे। तो 25 से ये 50 कितना बार में कट गया, 2 बार में कट गया ना, और कुछ बच रहा नहीं, बच रहा। तो इधर कितना हो गया 10 दूनी 20, क्या हो गया आपका 20 और बराबर क्या हो गया D2। ठीक है, यानी आपको निकल गया कि कितने दिन में काम होगा, तो 20 दिन में उस काम को पूरा कर सकेंगे, यानी 25 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 20 दिन में करेंगे। यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप सोल्व जब करेंगे ना तो आपको बहुत जल्द बन जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए नोट्स वाले के लिए आप सभी के लिए दिया हुआ है M1 D1 बराबर M2 D2, तो 10 गुने 50 बराबर 25 गुने D2, 20 बराबर D2, यानी उसको कार्य करने में 25 आदमी को 20 दिन लगेंगे। तो आपको बता दे रहे दोस्तों, सब चीज ट्रिक ले दे रहे हैं, चाहे आप हिस्ट्री पढ़िएगा उसमें ट्रिक पड़ेगा, आप ज्योग्राफी पढ़िएगा उसमें ट्रिक मिलेगा, पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं उसमें आपको ट्रिक मिल रहा है, मैथ में मिल रहा है, रीजनिंग, सारा चीज आपको ट्रिकली हम दे रहे हैं और बहुत ही चीप रेट पर आपको सारे नोट्स और PDF मिल रहे हैं। तो अभी की अभी आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। समय बहुत कम है, लेकिन कम समय में भी आप अगर इस नोट्स को देख लेते हैं तो आपको यहाँ से बताते हैं कि 100% आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और नहीं जुड़ते हैं तो आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, सभी बहुत से चैनल वाले हैं जो बहुत ही झांसा देते हैं। ठीक है, आपको सही चीज देते नहीं है। अगर आपको यहाँ पर टीचर बनना है तो टीचर के लिए ये सफिशिएंट मटेरियल है आपको टेक्स्ट बुक, लेकिन बहुत लोग जो है सिर्फ बाहर से देते हैं और वो आता नहीं है ना। तो आप टेक्स्ट बुक आधारित सारे प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा, जो कि यहाँ पर सफिशिएंट आपको मिल रहा है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। 25 आदमी किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो 75 दिन में कार्य पूरा करना हो तो कितने आदमी काम पर लगे थे। ठीक है, चलिए देखिए अभी आपको बताया था आदमीन और दिन, इसी पर आधारित है ना, ध्यान दीजिए आदमीन और दिन वाला रह गया। तो यहाँ पर ये शुरू इक्वेशन यहाँ पर करते हैं, बताया शुरू इक्वेशन समाप्त हुआ, शुरू के इक्वेशन समाप्त हुआ, तो ये हो गया M1 और ये हो गया आपका D1। ठीक है, अब दूसरा के लिए तो दिन दिया हुआ है यानी D2। ठीक है, D2 दिया हुआ है और कितना आदमी लगेगा यानी M2 आपसे पूछ रहा है, यही ना। तो चलिए सूत्र पर चलते हैं और बहुत जल्द इसको बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए आपको यही हो गया M1 हो गया 25 इंटू यहाँ पर 60 बराबर क्या हो जाएगा 75 इंटू, और यहाँ पर D2 आप M2 पूछ रहा है आदमी, तो आदमी के लिए हम लिख दिए M2। ठीक है, जो पूछा है यहाँ पर लिख दिए। अब देखिएगा तो काट दीजिए, अगर ऊपर ऊपर काटना चाहते हो तो आप काट दीजिए। तो कैसे काटेंगे हम लोग, तो देखिए गुना में रहता है तो ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं। तो 25 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, 25 दिया 75 हो गया। अब देखिए 3 से फिर इधर भी कटेगा, 3 से कितना बार में कट जाएगा, इधर 20 बार में 60 कट जाएगा ना, 20 हो गया। तो क्या बचा M2 इधर बचा और इधर 20 बचा, यानी 20 बराबर हो गया M2। ठीक है, यानी 20 आदमी लगे होंगे, अगर उस कार्य को पूरा करना होगा 75 दिन में तो 20 आदमी लगने का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको
बन जाता है। तो ये सूत्र को आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और दिक्कत हो तो कॉल कर। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू या धौलागिरी? तो विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, इसका नोट्स भी दे दिया गया है आपको। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,832, 8,848, 8,123 या 7,332? तो एक चीज आप जान जाइए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ऐसे जो है पुराने किताब में आप देखिएगा तो 8,848 मीटर ही मिलेगा, और सबसे ज्यादा ऑप्शन यही आता है 5,000 एक बार, लेकिन कहीं कहीं 8,856 भी हो गया है। क्या हो गया है? 56, कुछ बढ़ा करके भी दिया जा रहा है, देख लीजिएगा दोनों ना, ऐसे नियरेस्ट में यही रहेगा। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या नेपाल? तो देखिए माउंट एवरेस्ट सुनने में लगता है कि भारत में है, लेकिन ये वास्तव में कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, भारत का मानक समय माना गया है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 81 डिग्री पश्चिम देशांतर या 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर? तो भारत का जो मानक समय है वो कितना माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। भारत के स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं? देखिए पड़ोसी देश के नाम को याद रखने का हम ऐसा शानदार ट्रिक आपको दिए हैं ना कि भविष्य में ना भूलिएगा, इसलिए वहां पर आप चले जाइए, नोट्स लेने आ जाइए और नोट्स लेकर के पढ़ लीजिए। सब पड़ोसी देश एक लाइन से कुछ पूछेगा ना तो आप बता लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 7 है। कितने हैं? 7 है। सभी का नाम उसमें नोट्स में दिया हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है? तो देखिए याद रखिएगा तब है ना, याद रखिएगा तब ना कौन पड़ोसी देश है। तो यहाँ पर देखिए इसमें से सबसे जो है डी आंसर अफगानिस्तान होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, शब्द, वाक्य, अक्षर, अध्याय, अनुच्छेद, इससे एक सीरीज बनाना है। तो सबसे पहले क्या बनेगा बताइए? सबसे पहले अक्षर बनेगा। अक्षर किस में है? 2 में। कई अक्षर मिलकर के क्या बनाएंगे? शब्द बनाएंगे। ठीक है, कई अक्षर मिलकर के शब्द बनाएंगे, पहला आ गया। और कई शब्द मिलकर के वाक्य बनाएंगे, कई शब्द मिलकर के वाक्य बनाएंगे, बनाएंगे ना। और देखिए कई वाक्य मिलकर के अनुच्छेद बनाएंगे, कई वाक्य मिलकर के अनुच्छेद बनाएंगे, और कई अनुच्छेद जब मिलेंगे तो अध्याय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अध्याय। यानी 2, 1, 3, 4 का ऑप्शन आ रहा है। तो 2, 1, 3, 4 कौन में है? ये देखिए सी में है आपका, सी में 2, 1, 3, 4, 5, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, निदान, चिकित्सक, बीमारी, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर? बीमारी होगा। सबसे पहले बीमारी होगा, तब वो कहाँ जाएगा? चिकित्सक के पास जाएगा। सबसे पहले बीमारी होगा, बीमारी होगा तो चिकित्सक के पास जाएगा। चिकित्सक जब जाएंगे तो वहाँ पर निदान बताएंगे, निदान के बाद उसका इलाज शुरू होगा, और जब इलाज हो जाएगा तो उसको स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। तो देखिए ऐसी सीरीज बनाना रहता है रीजनिंग में। तो ये देखिए किसमें आपको मिल रहा है? ए में ये वाला मिल रहा है। ठीक है, सब नोट्स बनाया हुआ है, जो नोट्स परचेज किए हैं वो देख लीजिएगा।